the DPI higher the printing resolution and quality फिर ओवरऑल डायरेक्टली जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। मैंने वैसे अलग से प्रतिक्रिया दे रखी है ना, छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना रखे हैं ना। बाकी चलो खैर मैं अभी लाइव प्रतिक्रिया भी दे देता हूँ। इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं सर, कोई प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज़ बात है, देनी ही चाहिए। वैसे मैंने अलग छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के डाल दिए थे, ठीक है। तो मैं उस बिहाफ में मैंने नहीं दिया, अलग से नहीं बोला, पर फिर भी चलो लाइव बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, किसी बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर इलेक्शन जो है ना इस बार हुआ है तो ये खास था क्या? हाँ, ये बहुत खास था। क्यों खास था सर? खास इसलिए था कि भारत की जनता ने लगभग 6.42 मिलियन लोगों ने वोट डाले थे। इतने टोटल वोटर्स थे, इतने वोटर्स थे। तो इसका मतलब इस बार जो है ना हम लोगों ने बनाया है क्या? इस बार हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। एक बात, ये ऐसा रिकॉर्ड है कि हम लोग G7 कंट्रीज से मल्टीप्लाई 1.5 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा वोटर्स थे, सारे G7 को मिला दो तो ये इतना ज्यादा था कि अगर आप यूरोपियन यूनियन जो है ना इसके लगभग 2.5 गुना है, इसका लगभग 2.5 टाइम्स जो है ना हमारे ये टोटल वोटर्स थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। इस बार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस बार की बात ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा फेस है अपने आप में, मोदी जी, इनकी बात अगर हम करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा कितने ज्यादा सर? इन्होंने 23 करोड़ और 44 लाख वोट लिए हैं और इतने ज्यादा वोट लेने वाले ये दुनिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि अपने आंकड़े इनके हमेशा ही ज्यादा ही रहे थे, जैसे 2000 ये तो 24 के आंकड़ों के हैं। पिछले साल की बात करें तो 22 करोड़ 83 लाख है। उससे पिछला 2014 का देखा तो 17 करोड़ 17 लाख का है। और हालांकि गुजरात में भी ये बैक टू बैक जीतते थे, तब भी कभी 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 6 लाख, 1 करोड़ 7-8 लाख ऐसे ही ये वोट टोटल ले रहे थे। अब तक मोटे तौर पर जो है ना ये लगभग 65-66 करोड़ वोट ले चुके हैं। तो दुनिया में किसी भी देश में किसी भी नेता ने किसी भी सदी में शायद ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक राजनेता ने इतने वोट लिए हों। तो ये एक इस बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। फिर अगली बात ये आती है कि सर इस बार के इलेक्शन में जीता कौन, ठीक है ना। अब इस बार के इलेक्शन में जीता कौन है, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन ये कहूंगा, कोई नहीं जीता, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। कोई नहीं जो है ना, कोई नहीं जीता, सारे ही जीते हैं और सभी हारे हैं, ठीक है ना। सभी तो जीत गए हैं, सभी तो जीते हैं और सभी हार गए हैं, ठीक है ना। सभी जीते और सभी हारे, ऐसा कह लूंगा तो मैं ज्यादा ठीक रहेगा। सभी जीते सभी हारे का मतलब सर, मतलब ये है कि इस देश के अंदर अगर किसी को सरकार बनानी हो तो सरकार बनाने के लिए क्या होता है आपको पता है, टोटल सीट का 50% +1 लाना पड़ेगा मेजोरिटी के लिए। तो इंडिया में तो 272 सीट चाहिए अगर किसी को सरकार बनानी है। तो किसी एक पार्टी के पास इस बार जो है ना, किसी एक पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं आया था। इस बार किसी एक पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं आया है। ये गठबंधन की सरकारों का दौर 2014 से पहले चला करता था, या कहूंगा मैं 2000 से पहले के सालों में अगर आप देखो तो गठबंधन के सरकारों का दौर, हालांकि उस टाइम पे हम इतने बड़े या इतने हम समझवान नहीं थे कि हमें इस बात का पता हो, लेकिन हम अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय इस बात को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भारत में पहले गठबंधन सरकारों का दौर चलता था। लेकिन 2014 से ये देखने को मिला कि जहां मोदी जी आए वहां गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं है, खुद ही के बलबूते पे सरकार बनाई है। चाहे वो गुजरात के बैक टू बैक 2002 से 2007 का एक इलेक्शन हो, 7 से 12 का हो, 12 के बाद में उन्होंने आगे चाहे वो गुजरात के इलेक्शन का आगे तीसरा चरण लिया हो, तो उन्होंने खुद ही अपने बलबूते पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया। फिर लोकसभा में उतरे 2014 में उन्होंने पूर्ण बहुमत दिलाया, 19 में उतरे फिर पूर्ण बहुमत दिलाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इनकी जो पार्टी बीजेपी है वो लगभग 240-41 जो सीटें अभी फिलहाल के लिए इधर उधर थोड़ा एक दो बता रहे हैं, क्योंकि एक तो राउंड कहीं कहीं बाकी पड़े हैं मोटे तौर पे। अब जहां तक मैं ये वीडियो बता रहा हूं सुबह तक और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोटे तौर पे 240 के आसपास सीटें जो आई, जो पूर्ण बहुमत से पीछे है बीजेपी। हालांकि इनका एनडीए है, मतलब इनके साथ में ग्रुप है। मोटे तौर पे इनके साथ में जो ग्रुप है वो एक आपको पता है चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी ग्रुप है आंध्र प्रदेश वाला, और एक ग्रुप इनके साथ में बिहार नीतीश कुमार जो है ना वो ग्रुप है। अगर ये दो ग्रुप मिलते हैं तो लगभग 28 सीटें बनती हैं। और अगर ये 28 सीटें, अब ये दो ग्रुप चर्चा में क्यों है सर? अब ये दो ग्रुप इसलिए चर्चा में है कि अगर ये दो ग्रुप इधर से उधर हो जाते हैं, मतलब अब सबसे बड़े राजनेताओं ने इन्हीं के पास ही फोन मिलाना स्टार्ट कर दिया था, सबके फोन में डायल इन्हीं के नंबर हो रहे थे।
क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये गेम चेंजर है। और नीतीश कुमार जी को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, उनको तो बल्कि अभी आम भाषा में लोग पलटू राम कहने तक लग चुके हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पलट देते हैं जहां सीट दिखती है वहां पे ही। और कांग्रेस ने तो उन्हें तुरंत प्रभाव से उप प्रधानमंत्री बनाने का न्योता दे दिया। मैं यहीं पे एक बार रुक के चलूंगा, अगली बात को दोबारा बाद में बताऊं कि उप प्रधानमंत्री क्या है। तो उप प्रधानमंत्री को नाम की कोई चीज संविधान में नहीं होती, ना ही उप मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज होती। ये तो जस्ट दूसरे को राजी करने के लिए होता है। मतलब कोई पार्टी आपके साथ में आ जाए, समक्ष आ जाए, या आपको बहुमत दे दिया जाए, जस्ट उसको यूं समझो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया एक पद है। तो कोई उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, ना ही उप मुख्यमंत्री नाम का कोई संवैधानिक पद है। ये तो राजनीतिक फायदे के लिए ही बनाया गया एक प्रकार का पद होता है। ठीक है सर, अब बात ये आती है कि ये उनके पास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो बात भविष्य की है, किसी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एनडीए ने अभी ये घोषित कर दिया है। हालांकि पिछली बार ये कह रहे थे बीजेपी जीती, अब बार बार बीजेपी नहीं बोल रहे, एनडीए बोल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में भी कुछ गठबंधन है। मैं आपको क्लियर जरूर करना चाहता हूँ कि बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ आपकी पार्टियां हैं जो एक एक सीट, दो दो सीट, वो मायना रखती है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जब बहुमत के करीब चले जाते हो तो ये 5, 10, 20, 30 सीटें जो है ना बड़ी मायना रखा करती है। इधर अगर मैं बात करता हूं, जो आपका इंडिया गठबंधन है, ये तो पूर्ण रूप से पहले ही खुद कह रहा था कि हम तो सभी मिलके ही सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस बार इनके लगभग जो है ना, यही आपका 230 के आसपास का आंकड़ा इनका निकल के आया। सर ये हारे नहीं, ये हारे आप कह ही नहीं सकते, ये तो जीते हैं। कैसे जीते कि बहुत करीब चले गए। कोई 10, 20, 30 सीटों का हारना नहीं बोल सकते आप लोग। इतने बड़े लेवल पे जब आप खेल रहे होते हो तो कोई हारना नहीं होता है। ये हार है ही नहीं, कहा ही नहीं जा सकती है। यहाँ आपका विपक्ष, और हार क्यों नहीं कह रहे सर? क्योंकि अगर वो 28-30 लोग उधर से निकल के आ गए गठबंधन वाले, तो कहाँ हार हुई? मतलब सरकार कभी भी पलटी जा सकती है यहाँ पे। तो ये हार बोलना मत, मतलब किसी एंगल से ही नहीं कह सकते कि मोदी जीत गए हैं और राहुल गांधी हार गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं जीता और कोई भी नहीं हारा। इस बार बिल्कुल बराबर बराबर, जैसे क्लीन स्वीप कर दिया हमने, वो वाला नहीं हाल हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ ये 4 सीटें हिमाचल की थी, चारों की चारों जीत गए। ये मध्य प्रदेश की आई थिंक 29 सीटें सारी की सारी जीत गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो ले डूबा, वो डूबा इनको यूपी। और वो ले डूबा इसको इस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, वो था ओवर कॉन्फिडेंस। यूपी की 80 सीटें, सोच के चले कि हमारी 80 सीटें तो हमारी होगी, मोदी योगी की जोड़ी है और हम तो शायद कुछ भी कर सकते हैं, 80 की 80 सीटें लेके चलेंगे। पिछले चुनावों में बहुत अच्छी सीटें थी, लेकिन इस बार ये बहुत कम सीटों पे सिमट गई, 30-32 सीटों पे आके सिमट गई। लेकिन इस बार एक चेहरा जो खलनायक था, या इस बार एक चेहरा जो बहुत बड़ा निकल के आया है, वो है समाजवादी पार्टी के एक नेता जिनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को शायद आप लोगों ने विधानसभा में हारते देखा। अखिलेश यादव को आप लोगों ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते नहीं देखा। लेकिन अखिलेश यादव जो है ना, इस बार अकेले 38 सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं। और जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी और ये कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो मैं खलनायक कहूंगा, गेम चेंजर कहूंगा इस बार अखिलेश यादव को, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत बलबूते पे, अपने नई राजनीतिक गुण भेदों के चलते हुए ये इस मकाम तक पहुंचे। वाकई इन्होंने मेहनत की, शायद रिजल्ट तो आपके आगे है ही है। और ये रिजल्ट इतना अच्छा बताऊं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो अयोध्या, जिसके नाम पे राम मंदिर जानबूझ के कर रहे थे, ताकि वोटर, जो स्विंग वोटर होते हैं ना, देखो वोटर होते हैं 2-3 टाइप के। एक होते हैं फिक्स वोटर, जो वोट देंगे ही देंगे, भले ही आप डेवलपमेंट करो और चाहे ना करो, उन्हीं के ही होंगे, जिनको अंधभक्त कह लो या कुछ भी है, बस मुझे नहीं पता, मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट इसी पे ही है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अच्छा, एक होते हैं वोटर्स आपके जो स्विंग करते हैं। स्विंग मतलब वो 50-50 होते हैं, हम तुम जैसे कह लो, चाहे वो, हम डिपेंड करते हैं मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे। जैसे अभी फिलहाल मुद्दा क्या चल रहा है और इस बार कैंडिडेट कौन सा है, उसको वोट देना ज्यादा उचित समझते हैं हम लोग। तो इन्होंने राम मंदिर पे बहुत स्विंग करने की कोशिश तो की थी, लेकिन जो अयोध्या, जो ओरिजिनली पहले फैजाबाद था, हालांकि नाम तो इसका अयोध्या हो गया, लेकिन ये अयोध्या क्षेत्र जो है ना, खुद आ रहा है फैजाबाद लोकसभा सीट में, और यहां से बीजेपी हार गई, यहां से समाजवादी पार्टी जीती। ये सबसे बड़ी बात, इससे ये पता निकल के आया कि लोगों को राम मंदिर से मतलब नहीं था, लोगों को मतलब था महंगाई के मुद्दे से। क्योंकि देखो बीजेपी तो लड़ी इसी इन्हीं मुद्दों पे थी, धर्म के आधार पे, मुसलमानों के आधार पे, इन्हीं चीजों पे लड़ी थी। लेकिन ये किस मुद्दे पे लड़े? ये लड़े थे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन चीजों पे। तो
लोगों को शायद ये चीज लगी। इसमें एक जो पॉइंट था जो लोगों को बहुत बुरा लगा वो ये था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना गा रहे थे, जो कि ये लाइन बहुत गलत है। बहुत सारे यूट्यूब पे गाना चल रहा है, इस गाने को साथ के साथ लोग गुनगुना तो लेते हैं, लेकिन गुनगुनाते समय इस बात को भूल जाते हैं कि हम गुनगुना क्या रहे हैं। सोचकर विवेक का यूज करना चाहिए अपना। कैसे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बात मेरा सवाल पूछना है, राम को लाने वाले तुम कौन होते हो? राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? राम तो हमको लेके आए थे। सोचा जाए तो राम तो हमको लेके आए थे। तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ा। ये मेरी जुबानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा की या उत्तर प्रदेश के जो लोगों के जो है ना यहाँ पे लोगों की जुबानी है कह सकते हो, उनकी ये बोलचाल के शब्द हैं ये। ठीक है, जो भी रहा ये। अब सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप भी अपने विचार भी बता सकते हैं इस चीज में। हाँ, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ वो क्या है। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि आप किसी राजनीति के पक्ष में मत रहिएगा। जैसे मैं हूं न्यूट्रल, वैसे तुम भी रहिएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों रहिएगा सर? न्यूट्रल इसलिए रहिएगा क्योंकि राजनीति इज इक्वल टू झूठ। जो झूठ को बहुत अच्छी कला से बोल सकता है, झूठ को बहुत अच्छे से दिखा सकता है, किसी का माइंड स्विंग कर सकता है, वो तो है राजनीतिज्ञ। असली राजनीतिज्ञ वही है, वही चाणक्य नीति लगती है, समझो। लेकिन जिसमें बात पढ़े लिखे की हो या जिसमें बात हो डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र की, वहां एक बात आती है विपक्ष की। जिस देश का विपक्ष अगर स्ट्रोंग नहीं है वो देश यूं समझो डूब जाएगा फिर। क्योंकि जिस देश में विपक्ष अगर स्ट्रांग नहीं है ना, वहां पे तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप आनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक जस्ट कैसे? नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया में आपने देखा ना, कोरोना के कितने केस आए थे? 3 केस आए थे पहले दिन। दूसरे दिन कितने केस दिखे थे? 0। कहते बाकी दुनिया वाले सारे के सारे ना पागल हैं जो हॉस्पिटल बना रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? तीनों को लाइन में खड़ा किया और लो चैप्टर खत्म, गोली से उड़ा दिया, बात ही खत्म। कहते ऐसे होता है कोरोना का इलाज करना। वो है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। वहां अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। वहां के नेता ट्रेन लेके चलता है। कभी किसी दुनिया के नेता को तुमने देखा जिसकी पर्सनल ट्रेन हो? पर्सनल गाड़ी तुमने सुनी है, पर्सनल साइकिल तुमने सुनी है, पर्सनल बस हो सकती है, अब चलो पर्सनल प्लेन भी हो गया। यहाँ तो भाई साहब की पर्सनल ट्रेन है। अच्छा, ट्रेन है, ट्रेन के आगे सिक्योरिटी में ट्रेन एक और चलेगी, ट्रेन के पीछे सिक्योरिटी में ट्रेन और चलेगी। तो ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ मतलब जो जनता का है वो सारा हमारा ही है, अपनी मर्जी से लूट खाना है उनको। ये होती है तानाशाही। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला है ही नहीं, किसी में दम ही नहीं है। जनता तो पागल है, मूर्ख है वो तो, और वो बस तानाशाही में चल रहे हैं। तो विपक्ष स्ट्रॉन्ग अगर है, आपका टक्कर कड़ी देने वाला हो, जैसे ये 20-30 का अंतर जो है, ये जीतना हारना नहीं है। आप कहीं मन में से बुल निकाले हार, ये होता है बराबर की टक्कर। अब काम करेंगे दोनों रगड़ के बढ़िया वाले, और नहीं करेंगे तो इधर से गिर जाएंगे, इधर से गिर जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे आके खड़े हैं। और ये बात कहां से साबित होती है सर? ये बात तो तब साबित होती है जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया। वरना हर बार बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है या होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। इस बार ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ममता दीदी जो अखिलेश यादव है, इनके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा निकल के आई। बहुत कोशिश की थी बीजेपी ने उनको हराने की, संदेश ख्याली का मुद्दा लगाने की, मुसलमानों की बलात्कार की, बहुत सारे झूठे चीजें चली थी, लेकिन जनता ने समझ गई थी कि सब केवल झूठ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी? राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, कोई इशू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने की लड़ाई थी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही बीजेपी। तो ये एक और मुद्दा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और इस बार के इलेक्शन में मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो ये कि जो पार्टी छोड़ के हाथों हाथ किसी दूसरी पार्टी में गया हो, उनको भी लोगों ने नकारा था। और इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल गया मध्य प्रदेश की एक सीट जिसका नाम है इंदौर का। इंदौर में आप सोच के देखो, वहां पे नोटा वोट पड़ गए, ठीक है ना। लगभग जो है ना 2 लाख, 1.5-2 लाख का आंकड़ा है, मुझे एग्जैक्ट मेमोराइज नहीं है, आप देख लेना, टीवी वगैरह पे चल रहा था, मैंने देखा था। पर आंकड़ा बहुत ज्यादा, मतलब नोटा के बहुत ज्यादा वोट पड़े वहां पे। आई गेस 1.5-2 लाख होगा, अगर किसी को याद हो तो लिख सकता है कमेंट में। नोटा के इतनी ज्यादा वोट पड़ना मायने रखता है। नोटा का मतलब क्या सर? नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से मुझे कोई नहीं पसंद। तो लोगों को एक मुद्दा ये भी सुहाया था, लोगों को ये मुद्दा भी लगा था कि तुम भाई आज इस पार्टी में हो, आज इस पार्टी की तारीफ में हो, कल इस पार्टी की तुम लोग तारीफ करने लग जाओगे। तो ये तो तुम सरासर जो है ना वो खेल खेल रहे हो एक प्रकार से।
हरियाणा की बात करते हैं तो जिस राज्य से हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वहां आप कहोगे सर 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। हाँ 5 सीटें जीत ली, लेकिन एक बात दूसरी ये है कि 5 सीटें हार भी गई। पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, 0 कांग्रेस की आई थी। इस बार तो 5 सीटें जीत गई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि जो दीपेंद्र हुड्डा है वो कोसली विधानसभा सीट से केवल 2 वोटों से जीते थे, तो वो अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज बन के आई थी निकल के। लेकिन ठीक है, जीते तो जीत ही होती है जैसे देखा जाए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो इस बार बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से नहीं जीते, लगभग 1,53,000 के आसपास का मोटे तौर पे। अभी जो और थोड़े बहुत राउंड भी बाकी हैं शायद कह रहे हैं न्यूज वाले, तो मोटे तौर पे 1.5 लाख का वोटों का अंतर है, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। इनसे ज्यादा वोटों के अंतर से तो स्मृति ईरानी के जो विपक्ष में किशोरी लाल जी कांग्रेस से है, अमेठी से, वो जीत गए हैं कांग्रेस से। स्मृति ईरानी हार गई है, ठीक है ना, घमंड हार गया। हमेशा बात किया करते थे ये उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने ये किया। अरे 10 साल तक कोई राजनेता रह जाए फिर उसके पास में बात ना हो करने की, हजारों काम गिना दे दूसरे की, तो बात करने का इनाम ना ले। ये इस बार का चुनावी विश्लेषण इतने तक का। अभी तक तो मैं इस पे और विश्लेषण करूंगा और बहुत सारी चीजें जो है ना अभी आपको बताऊंगा। अभी तक तो ये मेरा एक प्राइमरी एनालिसिस था, मेरी प्राइमरी प्रतिक्रिया थी, ठीक है ना। अभी मैं इस पे बहुत, अभी आने वाले, अभी क्योंकि पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, और विश्लेषण अभी और नेताओं की बातें सुनी जाएगी। बात तो जब नेता बोलता है ना तो मैं उसको सुनता हूँ बड़े ध्यान से, या न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो राजनीतिज्ञ लिखते हैं उनका मर्म निकलता है। फिर मैं आपके साथ में किसी लेक्चर में दोबारा कभी शेयर जरूर करूंगा इन चीजों के बारे में। लेकिन हाँ, फिर जरूर कहना चाहूंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई है इस बार। मतलब कह सकते हो हमारा लोकतंत्र बड़ा स्ट्रांग हो गया, स्टेबल हो गया। अब विपक्ष जहां मजबूत है ना, वो देश हमेशा ही अच्छा चलता है, डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चलती है वहां की, ठीक है ना बात। तो आप मतलब इस बार वो कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, वो वाली कहानी है। मतलब बीजेपी जीती जरूर है, लेकिन कहीं पे वो शोरगुल नहीं है कि हाय हम जीते, हाय हम जीते, ना ना ना, बोल ही नहीं सकते ना, कहीं नहीं जा सकते ना, पूर्ण बहुमत कहाँ है आपके पास में, ठीक है ना। खैर चलो, बहुत सारी चीजें और भी है बताने की, पर किसी और लेक्चर में जरूर इनको मैं बताऊंगा डियर आपका यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, सिरसा फतेह अब बिल्कुल पार्टी बदली, कुमारी शैलजा यहाँ से जीती, पार्टी बदली तो देखो कुमारी शैलजा वहां से जीती, ठीक है ना, अच्छे खासे वोटों के अंतर से जीत पाई।